हेलो दोस्तों। कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानापुर रेलवे स्टेशन पर एक 8 साल का लड़का फल बेचा करता था। अब किसे ही पता था कि यही 8 साल का लड़का आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम करने वाला है। और ये स्कैम का अमाउंट लमसम 30,000 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आखिर एक आम आदमी इतने बड़े स्कैम को अंजाम कैसे दे सकता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई जो इस आम आदमी को इतना बड़ा आदमी बना दी। तो आइए जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। Abdul Karim Telgi. Kingpin and stamp paper scam Abdul Karim Telgi. In Mumbai this afternoon, the judge hearing the Telgi fake stamp paper case has been made to leave. Cast a narco analysis tape of Abdul Karim Telgi. We blueprint of entire scam. What is the scam getting in the hierarchy perspective? तो इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जुलाई 1961 से, जब कर्नाटका के बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानापुर सिटी में लाड साहब तेलगी नाम के रेलवे के 4th ग्रेड एम्प्लॉय के घर पे उनका दूसरा लड़का जन्म लेता है। लाड साहब तेलगी के अब्दुल करीम तेलगी के अलावा 2 और लड़के रहते। रेलवे में काम करने की वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक रहती है और अब्दुल करीम को पढ़ाई लिखाई का काफ़ी ज़्यादा शौक, पर ये सब कुछ बदल जाने वाला था जैसे ही अब्दुल करीम तेलगी 8 साल का होता है। लाड साहब तेलगी की देहांत हो जाता। अब अपने एजुकेशन को आगे करने के लिए अब्दुल करीम तेलगी पढ़ाई में रुचि रखता है। स्टेशन पे आके फल बेचना और रेलवे कैंटीन में काम करना उसकी पढ़ाई का एक सरिया हो चुका। साल आ चुका था 1984। अब्दुल करीम तेलगी ने कोलगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अपनी एजुकेशन बीकॉम में पूरी की। अब ये करने के बाद खानापुर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम थी। जॉब के चक्कर में काफ़ी लोग मुंबई आया करते। उसी तरह तेलगी भी मुंबई की तरफ अपना रास्ता मोड़ा। मुंबई आने के बाद तेलगी ने फिलिक्स इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अहदे पे काम करना शुरू किया। अब इस काम में लेकिन तेलगी को रुचि नहीं थी, क्योंकि पैसा तेलगी को चाहिए था काफ़ी ज़्यादा और इसमें कमाई थी काफ़ी कम। तो तेलगी अपने काम में एफिशिएंट ना होने के कारण उसको काम से निकाल दिया जाए। अब तेलगी कोलाबा के एक छोटे से होटल में किशन गेस्ट हाउस में जाके काम करना शुरू कर। इसी दौरान तेलगी की शादी भी हो जाती, पर परिवार के खर्चे बोझ बढ़ने के कारण अब तेलगी सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। इसी के कारण तेलगी यहाँ से पहुँचता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और इंडिया के मुकाबले उस समय वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिला करता था और कई लोग इंडिया से वहाँ जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तेलगी वहाँ पे 7 साल काम कर और काम करके इंडिया वापस लौट। पर इंडिया लौटने पे उसने एक अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी ये कि काफ़ी सारे लोग उस समय दुबई जाना चाहते। इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा और पासपोर्ट और काफ़ी डॉक्यूमेंट ना होने के कारण कई लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये अपॉर्चुनिटी पाते ही अब्दुल करीम तेलगी ने मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी स्टार्ट की, जिसके तहत वो कई लोगों को बाहर भेजने का काम करता बाय मेकिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। अब तेलगी कई लोगों को फेक इमिग्रेशंस बना के बाहर भेजने का काम शुरू करते हैं। तेलगी अब काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाना शुरू हो गया और पैसा उसके जीवन में आना काफ़ी हद तक बढ़ चुका। पर इसी के साथ साथ जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी काफ़ी सारे हो रहे। इसी के तहत तेलगी ने कई लोगों से पैसा लेके रखा था पर उनका काम नहीं किया था और वो लोग ने पुलिस को कंप्लेन करना सही समझा और पुलिस के पास जाके तेलगी के बारे में कंप्लेन की। 1993 में जाकर पुलिस ने तेलगी को अरेस्ट किया और जेल में के अंदर डाल दिया। तेलगी के लिए हर एक जीवन की थप्पड़ एक अपॉर्चुनिटी की तरह थी। जैसे ही तेलगी जेल के अंदर जाता है उसकी मुलाकात होती है रतन सोनी से। सोनी जो कि फेक रेवेन्यू स्टैम्प बनाता था और काफ़ी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता था और रतन सोनी का जेल में आना जाना बड़ा कॉमन सा हो गया। तो उसका पुलिस और बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से ऑलरेडी बहुत पहचान। और उसी समय 1992 में अर्शद मेहता स्कैम भी। तो रतन सोनी का मानना था कि अपनी हम स्टॉक मार्केट या ऐसे किसी चीज़ों में हाथ नहीं डाल सकते। तो इसी के चलते दोनों के मन में एक प्लान आया कि एक स्टैम्प पेपर ही ऐसा एरिया है
जहाँ पे पुलिस अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देती। तो क्यों ना स्टैम्प पेपर को ही की फॉर्जरी की है। अब जानते हैं कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। प्रॉपर्टी डीलिंग में, शेयर वारंट्स में या किसी भी ऐसे गवर्नमेंट के ऑथोराइज्ड काम में काम आने वाला जो डॉक्यूमेंट है वो स्टैम्प पेपर। यानी मान लो कोई लिखित चीज़ है और उस पर अगर गवर्नमेंट का थप्पा चाहिए तो वो एक स्टैम्प पेपर ही दे सकते। अब ये स्टैम्प पेपर 10 रुपये का भी, 20 का भी है, 50, 100, 500, 1000 अपने काम के हिसाब से इन स्टैम्प पेपर को यूज़ किया जाता है। ये जो स्टैम्प पेपर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है जुडिशियल स्टैम्प, जो कि केस फाइलिंग और किसी भी केस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए यूज़। और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जिसका यूज़ होता है एफिडेविट में, पावर ऑफ अटर्नी के लिए और कई सारे डिफरेंट एग्रीमेंट्स बनाने। फिर होते हैं स्पेशल एहनसिव स्टैम्प पेपर्स, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, जो कि छोटे पोस्टल स्टैम्प जैसे दिखते थे। मतलब ये वहीं पे यूज़ होते हैं जहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट यूज़ किया जाए। पर अब प्रॉब्लम ये था कि इन सबको बेचने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है और लाइसेंस ऐसे भी किसी को भी नहीं दिया है। तो लाइसेंस पाने के लिए उन्हें सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प को कांटेक्ट करना है। ये करते हुए वो उस समय के जर्नलिस्ट अनिल गोटे को कांटेक्ट करते। अनिल गोटे जो कि जर्नलिस्ट थे, लेकिन उनके सपना था कि वो पॉलिटिक्स में एक अच्छा नाम कमाएं और जो कि आगे चल के वो 2 बार MLA भी बने। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से काफ़ी हायर अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट की। अब तक ये चीज़ों की पूरी तरह से भूत नहीं निकला है कि वही व्यक्ति इस चीज़ में इन्वॉल्व थे और अब तक उनके इन्वॉल्वमेंट का केस चालू है। इसी सब के चलते तेलगी की पहचान राधेश्याम लक्ष्मण नोपल राव से, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैम्प, और उन्होंने ही तेलगी को लाइसेंस दिया ताकि वो किसी भी तरह का रेवेन्यू स्टैम्प और स्टैम्प पेपर बेच सके। तो इसके लिए लोगों को कई सारी मेहनत करनी पड़ती थी, लाइन में खड़ा रहना। वो तेलगी को काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तेलगी को इतने से सुकून नहीं मिलने वाला। तेलगी अब ये जानना चाहता है कि इन सब का जड़ कहाँ है, मतलब कि कहाँ ये बनता है, किसको किसको ये सप्लाई होता है, कौन कौन इसके वेंडर्स हैं और कहाँ पे हम इसको और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपना और पहुँच बढ़ा सकते। लाइसेंस तो अब मिल चुका था, पर अब उसे चाहिए था कि कैसे वो प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर सके। तो उसे पता चलता है कि नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ से जितने भी स्टैम्प पेपर हैं वहाँ से प्रिंट होके निकलते हैं। और ये जानते ही तेलगी ने अपने तेज़ दिमाग और ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग किया है। अब वो जाके मिलता है ISP के डेप्यूटी जनरल मैनेजर से, गंगा प्रकाश। तेलगी के चाहने वाले और उसको करीब से जानने वाले ये कहते हैं कि तेलगी कम्युनिकेशन में काफ़ी अच्छा। मेन सिक्योरिटी प्रेस में जितने भी पुराने मशीन्स थे प्रिंटिंग के, उसको डिसमेंटल करके ऑक्शन कर दिया जाता ताकि वो किसी को अच्छे से मिले ना और उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो। पर अच्छी दोस्ती होने के कारण तेलगी ने गंगा प्रकाश से मदद मांगी और एक ऑक्शन में जितना भी बिना डिसमेंटल किए पूरा मशीन खुद ले ली, एक अच्छे अमाउंट। इसके अलावा स्टैम्प पेपर बनाने के लिए उसे बाकी चीज़ें भी बड़े आराम से मिल जाते थे, जैसे कि इंक, बॉन्ड पेपर्स, डाई, प्लेट्स, प्रोडक्शन शेड्यूल बड़े ही आराम से मिल जाते थे। पर अब तेलगी के सामने बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर, और वो कॉम्पिटिटर था खुद इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। अब इससे बचने के लिए तेलगी अपने स्कैम को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाना शुरू करता है। वो कुछ 350+ MBA ग्रेजुएट्स को हायर करता है, एक हायरिंग प्रोसेस। अब अलग अलग कंपनीज़ के थ्रू इन MBAs की रिक्रूटिंग होती थी ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करे। अब इनका काम था अलग अलग कंपनीज़ के पास जाके अपने स्टैम्प पेपर को बेचना। अब मज़े की बात ये थी कि तेलगी अपने स्टैम्प पेपर को काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे बेचता, जिससे कि हम और आप जैसे आदमी अक्सर धक्का खा जाते हैं और डिस्काउंटेड रेट पे हमारा प्रॉफिट दिखते हुए ख़रीद लेते। इवन इस कंपनी के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स थे, जो भी MBAs ने, उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़े फ्रॉड में शामिल हो रहे हैं। सारे फेक स्टैम्प पेपर का प्रोडक्शन मुंबई, नासिक, पुणे से प्रोड्यूस होकर देश के अलग अलग राज्य में, अलग अलग सिटीज़ में फैलाए जाते थे। तेलगी ने अपने बड़े हुए नेटवर्क से देश के अलग अलग कोने में बैठे हुए उन वेंडर्स जिनके पास स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस है, उनको कांटेक्ट करते हुए उनसे दूसरे कंपनीज़ को बेचना शुरू किया। पहले ये मुंबई, नासिक और पुणे में प्रोड्यूस होकर उन वेंडर्स को भेजा जाता था और वो वेंडर्स को बोला जाता था कि वो एक डिस्काउंटेड रेट पे कंपनीज़ को बेचें। इससे वेंडर्स का भी फ़ायदा होता था, MBAs का भी, और साथ ही साथ उनका, वो कंपनीज़ का जो उन्हें ख़रीद रहे, और नुकसान होता था देश। तेलगी पैसे में पूरी तरह से नहा रहा था।
उसके पास इतना पैसा हो चुका था कि माना जाता है कि तोबेस के बार डांसर तरन्नुम खान के ऊपर वो करीब करीब 93 लाख रुपये उड़ा के आ गया। अब इसका पता चलते ही काफ़ी सारे पुलिस जिनको वो पैसा दिया करता था, अब उन्हें उस बिज़नेस में शेयर चाहिए और तेलगी को ये बिल्कुल मत। अब जब तेलगी बिज़नेस के प्रॉफिट में शेयर देने से मना कर देता है तब पुलिस तेलगी के पीछे पड़ जाती है, पर पुलिस को कुछ भी हाथ में नहीं लगा क्योंकि तेलगी ने जितने भी कंपनी सेटअप किए थे वो उसके नाम पे थे ही नहीं। और इसके कारण उस समय तेलगी पकड़ा बिल्कुल नहीं थे। और ऐसे 2 केस रजिस्टर होते हैं इंदौर और पुणे के वेंडर्स के ऊपर। इनका स्टैम्प पेपर लेके इंडियन सिक्योरिटी ट्रस्ट में भेजा गया। इन्हें के बाद पता चलता है कि ये दोनों स्टैम्प पेपर एक ही मशीन से प्रिंट किए। और उसी बीच तेलगी के गांव से ही एक एक्टिविस्ट मिस्टर जयंत एम तेनेकर तेलगी के बारे में पता करना शुरू कर, क्योंकि उन्हें एक डाउट जाता है कि इतने गरीबी के बावजूद तेलगी इतना ऊपर इतनी जल्दी समय में कैसे पहुंच सकता है, क्योंकि तेलगी ने गांव में इतने सारे काम कर दिए थे और अपने लोगों को इतना बढ़ा दिया था कि उतना तो कोई पॉलिटिशियंस भी नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो तेनेकर इसका खोज पड़ताल करके कहीं ना कहीं से कुछ सबूत इकट्ठा करके पुलिस स्टेशन जाते। पुलिस स्टेशन में पुलिस उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं और उन्हें हटा दिया जाए। अब किसी से मदद ना मिलने के कारण वो पहुंचते हैं कर्नाटका के अपोजिशन लीडर मिस्टर BS येदियुरप्पा के पास। अपोजिशन इस बात को पूरी मीडिया में उछालती है और बताती है कि करंट गवर्नमेंट कितनी असहाय है इस कैम्प को ऊपर लाने में। 2000 में बेंगलुरु में एक ट्रक को सीज़ किया जाता है। ट्रक को सीज़ करने के बाद पता चलता है कि उसमें जितने भी स्टैम्प पेपर थे वो भी उसी प्रिंटिंग से निकले गए जहाँ से इंदौर और पुणे के स्टैम्प पेपर निकले। तो अब शक पूरी तरह से पुख्ता हो जाए और इसी के चलते अब करंट गवर्नमेंट SIT की संगठन के बाद ये पता चलता है कि तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह पे माथा टेकने गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो वहाँ जाके उन्हें धर दबोच। दिन था 7 नवंबर 2001। अब इसके बाद तेलगी को जेल में डाल दिया जाए, पर तेलगी के जेल में रहने के बावजूद तेलगी का नेटवर्क कम नहीं होता है बल्कि और बढ़ता रहता, क्योंकि उसके जेल में भी चाहने वाले कई ज़्यादा थे। बड़े हायर पोजीशन से लेकर छोटी पोजीशन तक उसके जेब में रहते थे। जब तेलगी को बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में रखा जाता है तो ऐसे ही और पुलिस ऑफिसर्स जैसे कि जेल के जेल सुपरिटेंडेंट मिस्टर जया सिन्हा और जेल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मिस्टर नंजप्पा तेलगी के बिज़नेस में और ज़्यादा मदद कर और तेलगी को उसका बिज़नेस स्मूथ तरीके से चलाने में आगे प्रोसीड। जल्दी एक मर्डर का खुलासा मर्डर होता है तेलगी के ड्राइवर क्रिस्टोफर भाटी, जिसने चेन्नई के ऑफिस से तेलगी के 1,80,000 चुरा लिए रहते। उसे वहाँ से मुंबई लाया जाता है और मुंबई में उसको बड़ी बुरी तरह मार के माहिम क्रीक में फेंक दिया जाता। कोई रिकॉग्निशन ना मिलने के कारण पुलिस भी उसकी बॉडी को जला दी है। अब ये केस जाता है पुलिस के पास, पर पुलिस कहीं ना कहीं तेलगी के साथ मिली हुई थी, तो तेलगी को जेल होने के चांसेस काफ़ी कम। 2003 में अन्ना हज़ारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं और ये केस जाता है CBI के पास। अब CBI इसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करना शुरू से करके काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ती है और इसी तरह CBI अब्दुल करीम तेलगी को भी धर लेती। CBI की पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने के बाद काफ़ी कुछ खुलासे हो, जिसमें पता चलता है कि तेलगी के साथ ऐसे ऐसे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं जिनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था पूरी सोसाइटी पे, पर उसका कोई भी पुख्ता सबूत अब तक मिल नहीं पाया। तेलगी ने इवन ये तक कन्फेस किया था कि कई पॉलिटिशियंस उसके साथ इन्वॉल्व हैं और पॉलिटिशियंस बैकबोन हैं ऐसे स्कैम के। Politicians are the backbone of the business, and I will prefer not to take the names of the politicians. तेलगी के पास CBI के जांच में पता चलता है कि इतने पैसे निकलते हैं कि तेलगी के पास हिसाब ही नहीं रहता है। वो पैसों का हिसाब बोरियों के भाव में रख कि इतने बोरी हैं मेरे पास, और कई सारे बोरी निकलते हैं। और साथ ही में अब तक तेलगी कहाँ कहाँ पे प्रिंट करता था वो जगह भी लोकेट अब तक पुलिस नहीं कर पाई। और ये इतना बड़ा स्कैम था, 9-10 साल से चल रहा था।
तो इसी बीच जितने भी ट्रांजैक्शन हुए थे स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ड्यूटी पे, वो सबको नलीफाई करना पड़ा। और गवर्नमेंट अगर वो करती तो जितने भी एग्रीमेंट हुए थे इन सालों में सब के सब वेस्ट हुआ और सभी को वापस से रिन्यू करना पड़ा, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने उस पीरियड में जितने भी स्टैम्प पेपर यूज़ किए गए थे उसको एक ऑथराइजेशन दी। 23 अक्टूबर 2017 में अब्दुल करीम तेलगी पुलिस कस्टडी में विक्टोरिया हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेते हैं। लोगों का कहना है कि वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मारा जाए, और कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि उसने जिन पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे उसके कारण उसको मारा गया है। अब ये क्या है वो हमें पता नहीं, लेकिन जो इधर उधर से बातें सुनने में आती इससे काफ़ी बात ऐसी हैं जो हवा में की गई हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके सबूत भी दिए, तो हम किसी पे एलिगेशंस तो लगा नहीं सकते। तो ये थी दोस्तों तेलगी की पूरी कहानी, कैसे तेलगी फर्श से अर्श पर जाता है और अर्श से वापस फर्श पर आ जाता है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इसमें हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।